नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को उनका जन्म हुआ और आज 17 सितंबर 2020 यानी ठीक 70 साल के वो हो गए हैं। मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं विख्यात पत्रकार लेखक भाऊ तोरसेकर। भाऊ, आपका स्वागत है। भाऊ, वैसे तो नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, अलग अलग दायित्व संगठन में भी उनके रहे हैं, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा क्या खास हुआ है इन 6 वर्षों में जिनको हम स्मरण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भारत को एक नई ऊंचाई पर वो लेकर के जा रहे हैं और एक मान प्रतिष्ठा भारत की उनके नेतृत्व में बढ़ी है। अगर दो लाइन में बता दूं तो मैं बचपन से सुनता आया हूं। एक हिंदी कहावत है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो जी। झुकाने वाला हमने तो अपनी भूमि में आजकल के इतिहास में 50-60 साल में देखा नहीं था, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि दुनिया झुकती है और झुकाने वाला भी है। तो हम इसी शब्द में नरेंद्र मोदी का वर्णन कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं 6 सालों में जो कुछ हुआ है। एक तो अंदर हुआ है, बाहर भी हुआ है। जी। अब आप पहले 5 साल में आपने मोदी का मजाक सुना होगा, ये तो एनआरआई प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी। ये तो एनआरआई प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये कितने देश में घूम रहे, 60-65 देशों में उन्होंने दौरे किए, घूमे, जाकर आए। तो ये कुछ ट्रैवलिंग करने के लिए, टूर के लिए तो नहीं गए थे। वो क्या करने गए थे ये भी नहीं सोचा गया, बस उनकी मजाक उड़ाओ। तो उससे वो टस से मस नहीं हुआ, अपना काम करते रहे। और ये जो निर्धार है, ये संकल्प है, एक कार्यकर्ता में होता है, नेता में नहीं होता। जी। नेता में नहीं होता है। जब कार्यकर्ता से नेता बनता है तो एक बड़ा फर्क हम महसूस कर सकते हैं। ये आदमी एक सामान्य कार्यकर्ता था। जी। आप बीजेपी भी देखिए, कोई भी पार्टी देखिए, तो अडवाणी वाजपेयी थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे। वो जब आए तो पहले से ही नेता थे, जनसंघ के टाइम से। जी। लेकिन ये कार्यकर्ता है। ये आप देखें तो 20वीं सदी खत्म होने तक ये कार्यकर्ता था। 2001 में अब इसने कभी चुनाव लड़ा नहीं, ना जिला परिषद का लड़ा, ना विधानसभा का लड़ा। ये तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बन गए, यानी बनाए गए, बिल्कुल। बिल्कुल। जिम्मेदारी डाली गई इनको। यानी अपने एक वार्ड हो, एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इसका भी अनुभव नहीं था और ये चीफ मिनिस्टर बन गए। जी। आपको मैं एक बात बता दूं, यूट्यूब पर वो उस समय का दूरदर्शन का क्लिप भी आपको मिलेगी कि जब वो जी। वाजपेयी बोलते गुजरात दंगे के बाद कि चीफ मिनिस्टर को राज धर्म संभालना चाहिए, बिल्कुल। तो इतनी दबी आवाज में डरे हुए मोदी बोलते वही तो कर रहे हैं, दबे हुए बिल्कुल। आवाज में बोलते। वो नरेंद्र जी। मोदी 2002 के जो नरेंद्र मोदी है, दंगे फसाद के टाइम के 6-7 महीने चीफ मिनिस्टर हुए, चीफ मिनिस्टर थे। और आज 2020 के नरेंद्र मोदी देखो तो क्या फर्क हुआ है। खाली सिर्फ एक इंसान में नहीं फर्क हुआ है, हमारे देश के सर्वसामान्य इंसान जो है, सामान्य साधारण इंसान है, उसकी सोच में भी जो बदलाव आया है, वो आप देखिए तो क्या फर्क पड़ा है, आप समझ सकते। जी। तो इसका इसका मापदंड जो है, इसको हम कैसे उसकी गिनती करें, तो इसके लिए अलग ढंग से कोई पट्टी लगानी पड़ेगी। ये जो है वो फुट उससे नहीं हम उनको गिन सकते। इसके पहले कितने प्राइम मिनिस्टर थे, इंदिरा जी के बाद तो प्राइम मिनिस्टर कोई था इसमें मानता नहीं। ये है जी। जी। जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया का दुनिया को इंडिया के बारे में सोचना पड़ता था जब इंदिरा जी थी।
उनकी कुछ गलतियां होगी, लेकिन उन्होंने दुनिया को इंडिया अलग है और आपको मानना पड़ेगा वो दिखाया था। वहां से लेकर आज जो इंडिया बन गया है मोदी के समय में, उसमें फर्क आप, हाँ उस समय की बात अलग थी, इंदिरा जी की आवाज दुनिया में इतनी भी सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो निर्धार और संकल्प दिखाया था वो मोदी आगे लेकर गए। तो 6 साल में क्या हुआ है ये आप अर्थनीति पर या राजनीति पर किसने कितनी सीटें जीती इस पर नहीं गिन सकते, कुछ बातें अलग होती। तो मोदी और इंदिरा जी इनकी गिनती अलग ढंग से होनी चाहिए। वो हारे हैं या कभी जीते हैं क्या इस पर नहीं है, उन्होंने इतिहास कितना बदल दिया, इतिहास बदल दिया है और वो समझना जरूरी है तब। नहीं तो एक बात है कि आज जितने लोग इंदिरा जी का नाम लेते हैं वो तो कल तक 25 साल पहले उनके टीकाकार ही रहे, आज बोलते इंदिरा जी इंदिरा जी इंदिरा जी। लेकिन जब इंदिरा जी जिंदा थी कुछ कर रही थी तब इनमें से कितने लोग थे बोलने के लिए कि भाई वो सही कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो ये रहता। और एक बात बता दो आपको जी, आपको अगर महात्मा ढूंढना है, टाइम्स ऑफ इंडिया 1950 के पहले गांधी जी के बारे में क्या लिखता था देखिए आप, पुराने उनके अखबार निकाल कर आप देखिए। तो उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए महात्मा गांधी जी वो महात्मा नहीं थे, उनकी भी मजाक उड़ाई गई। और दुनिया भर जिसके जितने महात्मा हैं वो महात्मा जाने के बाद हमको सब पता चलता है कि ये महात्मा है, बुद्धिजीवी उनको, आम आदमी को पता चलता है उसी समय। आज कांग्रेस वाले भी जोरों जोरों से बात करेंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर, जब बाबा साहब आम्बेडकर जिंदा थे तो उनको चुनाव में हराने के लिए कौन मेहनत लेता था, वो कोई बीजेपी जनसंघ नहीं था, जनसंघ की हैसियत ही नहीं थी। उनको हराने वाले आज उनके जो वारिस है वो बाबा साहब आम्बेडकर बोलते। तो बाबा साहब बड़े कब बन गए, तो उस वक्त उनको हरा कांग्रेस क्यों हरा रही थी ये हमें समझना जरूरी है। तो तब महात्मा पता चलता है। जो समकालीन बुद्धिजीवी जिसकी मजाक उड़ाते, जिस पर पत्थर मारते, वो 20, 25, 40 साल के बाद का महात्मा होता है। तो मोदी आज क्या कर रहे हैं ये अगर आपको समझना है तो महात्मा क्या होता है आपको समझना चाहिए कि मोदी क्या कर रहे हैं बात अलग रखो, बुद्धिजीवी किसको पत्थर मार रहे हैं, किसकी मजाक उड़ा रहे हैं, देश के बुद्धिजीवी है, दुनिया के बुद्धिजीवी है, वो किसकी मजाक उड़ा रहे हैं। एटनबरो ने 90 जाकर गांधी नाम की फिल्म निकाली, वो भी ब्रिटिश थे, लेकिन गांधी जी के समय के जो ब्रिटिश बुद्धिजीवी थे वो तो गांधी का मजाक उड़ रहे थे जी, नंगा करके। तो ये चलता है। तो आज के बुद्धिजीवी नहीं। और ये और एक बात होती है, बुद्धिजीवी होते हैं ना वो किताबी लोग होते, किताबी लोग होते। तो वो जब उनको पता चल जाए कि भाई अभी इसका जमाना शुरू हो गया है, अगर इसकी पूजा बनाएंगे, उसका मंदिर बनाएंगे, तभी तो हमारे यहाँ चढ़ावा आएगा। तो जो आज मजाक कर रहे हैं ना, ये 10 साल के बाद यही लोग मोदी का मंदिर बनाएंगे और चढ़ावा क्या आता है देखेंगे, और हम लोग बाजू में कहीं गिर जाएंगे। उस वक्त मोदी शायद 20 साल बाद नहीं होंगे। तो लेकिन आज जो मोदी पर सिंसियरली देख रहे हैं उनका काम और उस पर सोच रहे हैं, वो तो 20 साल बाद हो रहे हैं। ये तो कल गाली दे रहे थे, कल परसों, और हम तो इनके मोदी का गुणगान करते थे। हम कहां पड़ गए, ये कहां आ गए, ये कहां आ गए। तो ये बातें चलती रहती। तो मोदी आज क्या कर रहे हैं, ये जब इतिहास बनेगा, लिखा जाएगा, तब उस पर चर्चा हो। आज हम चर्चा करते तो हमको मोदी भक्त बोला जाएगा। भाव प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है,
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी अगर अमेरिका के दौरे पर जाते थे तो कहीं अंदर के पन्नों पर, वहां के अखबारों में सिंगल कॉलम, ज्यादा से ज्यादा किसी ने दरिया दिली दिखा दी तो डबल कॉलम खबर छप जाती थी। भारत का चर्चा ही नहीं होता था अमेरिका में। आज वहां राष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं, नवंबर में मतदान होना है, और डोनाल्ड ट्रंप भी और जो उनके मुखालिफ चुनाव लड़ रहे हैं बाइडेन भी, दोनों भारतीय मतों पर इस समय नजरें गड़ाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार सामग्री में तो बाकायदा नरेंद्र मोदी के साथ हाथ लिए हुए वो, चाहे अहमदाबाद का स्टेडियम हो, चाहे ह्यूस्टन का स्टेडियम हो, उसकी वीडियो भी वो लोग प्रचारित कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रचार में मोदी का नाम ले रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो बदलाव दिखाई दे रहा है अमेरिका तक में, और अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख जिस तरीके से उनको बधाई भेज रहे हैं जन्मदिन पर, ये पता लगता है इससे कि आप घर में चाहे मोदी को कितना भी कोसते रहें, उनको विदेश नीति के मोर्चे पर विफल बताने की कोशिश करते रहें, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते रहें, पर हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने बोला ना आपको कि बुद्धिजीवी जो होते हैं उनको कभी भी महात्मा पता नहीं चलता, भगवान का पता। भगवान जब लोग मानने लगते हैं, देखिए एक एक बात आपको बता दूं, भाषा जो है, भाषा आज हम हिंदी बोल रहे हैं, हमारी मराठी भाषा, और हमारे देश में 50 भाषा है, छोटी छोटी भाषा होगी, बोलियां होगी। तो कोई भी भाषा शास्त्र जो होता है वो कभी भाषा नहीं बनाता, वो उसका शास्त्र बनाता है, व्याकरण बनाता है, और बोलता है कि मैं भाषा का जानकार हूं। वो भाषा का जानकार नहीं होता, वो भाषा बनाता नहीं। आम आम इंसान जो शब्द बोलते बोलते एस्टेब्लिश हो जाते, प्रस्थापित हो जाते जो शब्द, उसको उसको ये जो शास्त्रज्ञ है वो एक व्याकरण में बिठा देता है। तो ये यहाँ के लोग कोसते तो कोसने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अभी आप जो बात अपने कि अमेरिका के चुनाव में भी, तो अमेरिका में कितने भारतीय जो एनआरआई है, कुछ जो कि उधर की सिटीजनशिप लिए वोटर बन गए, ये हमको अभी तक कहां पता चला। जब 2014 के बाद मोदी वहां पहुंचे, जिनको पहले 8-10 साल से वहां का वीजा भी नहीं मिल रहा था, बिल्कुल। वो जब वहां पहुंचे और उन्होंने मेडिसन में हो और जगह प्रोग्राम किए, तब पहले पता चला कि ये वोटर है और ये इसका विदेश नीति में इस्तेमाल हो सकता है, ये सोचने वाला पहला आदमी नरेंद्र मोदी था। और ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नहीं किया है। आप अगर उनको 2013 के आखिर से 2014 का चुनाव का रिजल्ट आने तक आपने उनके भाषण सुने होंगे, तो उसमें भी उन्होंने ये बात बताई थी कि दुनिया भर में बसे हुए 2 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ से ज्यादा जो भारतीय है, वो हमारे विदेश नीति की रीढ़ की हड्डी बननी चाहिए। ये उन्होंने बोला था, ये हमारी सॉफ्ट पावर है जी। वो उन्होंने 6 साल में वो इस्तेमाल करके दिखाइए। दुबई में मंदिर बन सकता है, ये मजाक की बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है। और आपने बोला ट्रम्प, नेतन्याहू ने भी उधर इजराइल में उनके फोटो लगाए थे मोदी के, तो क्यों लगाए थे? कि हमारी ताकत देखिए, हमारी ताकत क्या है ये चाइना नहीं बताएगा, हमारी ताकत क्या है ये अमेरिका नहीं बताएगा। हमारी ताकत हमको पता होनी चाहिए, और ये ताकत जानने वाला कोई लीडर बनता है तो आपके समाज को, देश को आगे लेकर जाता है। जो इंदिरा जी को पता था हमारी ताकत क्या है, उन्होंने उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल किया। मोदी उसको आगे लेकर जा रहे, यानी इंदिरा जी का अनुकरण नहीं कर रहे, उसके आगे जा रहे, ये एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे। अब देखिए कि एक इंदिरा जी के समय की बात है, अल अक्सा मस्जिद पर
जब हमला हुआ था इजराइल का, तब तो हम अरब लोगों के साथ ही रहते थे, इजराइल को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। जी तो जी। भारत में दूसरे नंबर की मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए इंदिरा जी ने दिनेश सिंह जो उस समय के विदेश मंत्री थे, तो उनको उस मुस्लिम कोऑपरेशन कंट्रीज कुछ संगठन है ओआईसी, तो उसमें भेजा था। लेकिन दिनेश सिंह को उस परिषद में लिया नहीं, सेमिनार में उनको बाहर बैठाया गया था, और पाकिस्तान की आग्रह पर बाहर बैठाया गया था। 1.5 साल पहले उसी संस्था का जो सेमिनार था, उसमें सुषमा स्वराज गई थी, और पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लिया, तो बोले तुम मत आओ, और सुषमा स्वराज को सम्मानित किया था। ये फर्क है। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल। एक बात है, देखिए, सूरज उगने से कुछ नहीं होता, आपकी आंख खुली होनी चाहिए, नहीं तो अंधेरा जी ही जी। अंधेरा है। आप आंख बंद करके बैठे हो, तो सूरज उगने से उससे कोई मतलब होता नहीं आपको। तो मोदी आने से क्या हुआ है, ये समझने के लिए समझना जरूरी है, और आपको समझना ही नहीं है तो मैं समझा नहीं सकता, मैं नहीं समझा सकता। क्योंकि एक बात भाव। है कि मैं आपको जी जी। कुछ समझा, मैं आपको कुछ पढ़ाना चाहूं, तो आपको पढ़ना भी जरूरी है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, किसी बड़ी इंस्टीट्यूट हो, स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, वहां जाकर हम नहीं पढ़ते, वहां जाने से कोई पढ़ नहीं सकता। आपको पढ़ने की जरूरत होती है, सिखाने वाले बहुत होते हैं, दुनिया सिखाती है। मेरे घर में नातिन आई है, बेटी को बेटी हुई है, तो मैं मानता हूं कि वो मुझे सिखा रही है कुछ। सीखने का मतलब वो होता है कि एक बच्चा कैसे, 2 महीने की अभी होनी बाकी है, लेकिन वो किस ढंग से हलचल करती है, कुछ करती है, वो उसमें हमको कुछ सिखाना समझाना चाहती है, उसको अभी बोलना भी नहीं आता। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें, उसकी माँ उसको समझने की कोशिश कर रही, उसको पढ़ना मानते, सीखना मानते। तो मोदी क्या है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मोदी आकर बताएगा भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर है, उनके काम बहुत बड़े, वो अपनी हर बात आपको समझाते बैठेगा, तो उनका भी राहुल गांधी हो सकता है ना। भाव में ये कह रहा था कि जिस चीज का आपने जिक्र किया था कि पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने विश्व के 55-60 देशों की यात्रा की थी, और उस यात्रा का फलितार्थ क्या हुआ है ये बाद में उनके आलोचकों को भी समझ में आया। कई ऐसे संकट आए जब पूरी दुनिया और वो सारे देश भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे कई देशों में संकट हुए जब भारतीयों को निकालना पड़ा, और उन देशों ने आगे बढ़कर के हमारी मदद की। अभी चाइना वाले मुद्दे पर भी पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, और चाइना पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। तो इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने पहले के 5 साल के कार्यकाल में भारत के लिए कितना बड़ा काम किया है। और तो छोड़िए, अभी एक संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग का चुनाव था, जिसमें भारत ने चीन को मात दी है। चीन जैसी जो एक अपने आप को सुपर पावर की तरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहा है, और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थाई सदस्य देश भी है, उसको यूएन के किसी चुनाव में मात देकर के भारत कोई स्थान ग्रहण करता है, ये बड़ी बात है। यानी दुनिया के देश इस समय चीन के साथ नहीं है, भारत के साथ है। बिल्कुल नहीं। ये आप फिर मैं आपको 2014 में लेके जाऊंगा, जबकि मई में चुनाव के रिजल्ट आने थे, और आखिर मेरा ख्याल है फरवरी मार्च से लेकर मोदी ने बहुत सारे चैनल से, पेपर से, न्यूज़पेपर है, उनको इंटरव्यू दी थी। तो एक कोई चैनल पर उनका इंटरव्यू था, मैंने देखा था, तो इंटरव्यूअर ने उनको, शायद एबीपी नेटवर्क रहेगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें जो इंटरव्यूअर था, एक ने उनको पूछा कि आपको इतने साल से वेस्टर्न कंट्रीज ने वीजा दिया नहीं या रोका था, तो आपकी विदेश नीति कैसे रही?
आप उनके साथ कैसे बर्ताव करेंगे? तो उन्होंने बढ़िया जवाब दिया था, बोला कि भाई विदेश नीति जो होती है पर्सनल मामले पर नहीं होती, वो देश का मामला होता है। मेरे साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया वो मोदी की बात है, लेकिन जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं और मैं उनके साथ कुछ व्यवहार करूंगा तो वो भारत करके वो व्यवहार होगा, वो मोदी करके हो नहीं सकता। और वो ऐसा होना चाहिए कि भाई आंखें झुकाकर नहीं, आंखें उठाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर। आप परिणाम देख रहे हैं, आंख से आंख मिलाकर। और जब लोगों को, दुनिया को दिख रहा है कि चाइना आंख उठाकर बात कर रहा है, भारत तो आंख से आंख मिलाकर बात करना चाहता है। और चाइना चाहता है कि भारत आंख झुकाकर करे, तो अपने आप जो सहानुभूति है वो भारत की तरफ आ गई। ये तरीका होता है। आप देखिए, बोलो कुछ, विदेश नीति जो होती है, डिप्लोमेसी जो होती है, तो उसमें एक बात होती है, उसमें बोला बहुत जाता है, बताया कुछ नहीं जाता। ये हमको समझना चाहिए। जयशंकर अगर कुछ बोलते हैं तो बहुत बोलेंगे, लेकिन बताएंगे कुछ नहीं। अजीत डोभाल है, वो बोलेंगे बहुत, भाषण के लिए उनको लेके आओ, वो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन वो क्या बताना चाहते हैं आपको ढूंढना पड़ता है, उसको कूटनीति बोलते हैं। हमारे यहाँ के सब एडिटर्स, न्यूज कोई जो एनालिस्ट है, ये इतने पागल है, उनको लगता है ये बात तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए नहीं। तो ये बातें प्रेस में बताई नहीं जाती, ये आपको समझना जरूरी होता है। आप किसी लड़की से, आपको जवानी में प्यार हो जाता है, या किसी लड़की को किस लड़के से प्यार हो जाता है, तो वो बताते नहीं, उनको समझ में आता है, उनको समझ में आता है। तो ये ऐसी बात है, कूटनीति जो है। तो आज दुनिया आपके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि लोग मानने लगे कि ये दोस्त हो सकता है, और ये भरोसे वाला दोस्त है। अभी आपको एक बात बता दूं, इसमें कूटनीति कहां आती? आज अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये सब जो आज नहीं, ये 2.5 साल 3 साल पहले की बात है, जब येमेन में लड़ाई चालू थी, सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी वॉर येमेन में चालू थी। उस वक्त सऊदी दुबई जो है, यूएई, उनकी जो फ्रंट है, उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि आप, हमारे पास सब हथियार है, हमको लड़ने वाले भेजो। तो पाकिस्तान ने वो किया नहीं, पाकिस्तान ने वो किया नहीं। तो इतने वो लोग, अरब लोग गुस्से में आए थे कि यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला आप तो भिखमंगे हो, कटोरों में डालते हैं ना हम लोग, उससे खाते हो, वो पैसा लौटा दो। इस भाषा में बोला, यू आर बेगर्स। ये यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला था। अब देखिए, वो बात होने के बाद शायद 15 या 20 दिन में पहली दफा भारत का प्राइम मिनिस्टर यूएई में चला गया। अबू धाबी, दुबई जो है, बहरीन, उन देशों को, और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 देशों में वो 20 दिन में चले गए, उनसे बातें करके आए, और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उनके साथ एग्रीमेंट करके आए। तो आज अगर हम देखते हैं कि हमारे साथ खाड़ी के देश खड़े हो गए, वो बीज जो है वो 2.5 साल पहले बोया गया था। उस वक्त उसका क्या, हमको अभी हमको समझना चाहिए कि ये आदमी क्यों घूम रहा था। वो दुनिया को बता रहा था कि भारत बदला है। आज तक आपके मन में जो भारत की इमेज, इंडिया की इमेज है, वो अभी नहीं है, वो भारत अलग है, ये बताने के लिए घूम रहे थे। अभी देखिए, 1 साल तो अभी प्राइम मिनिस्टर होके उनको हो गए, कितने देश चले गए? वो बिल्कुल नहीं गए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये आदमी अगर करता है तो क्या करता है, ऐसा बर्ताव क्यों करता है, ऐसा व्यवहार क्यों करता है, ये समझेंगे नहीं तो एक छोटा बच्चा और हमें फर्क नहीं रहता। भाऊ, 2013-14 से पहले
हमारी स्मृतियों में वो लंबी लंबी लाइनें हैं जो बिल भरने के लिए टेलीफोन दफ्तरों के सामने लगती थी, बिजली के दफ्तरों के सामने लगती थी। रेलवे का टिकट लेना होता था तो प्लेटफॉर्म पे जाकर के भी दो दो तीन तीन लाइनें लगी रहती थी। हवाई जहाज का तो यही हाल था कि आस पड़ोस में कहीं कोई एजेंसी है तो वहां जाकर के बुक कराइए। बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लेकिन आज क्या हुआ है, पिछले 6 साल में हमने बहुत बड़े बदलाव देखे हैं। अब सारे बिल हमारी मुट्ठी में हैं, हमारे मोबाइल फोन में हैं, हमारे लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन हम सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, बिल भी भर देते हैं। बैंकिंग का भी अगर ट्रांजैक्शन करना होता है हम घर बैठे बैठे कर लेते हैं, बैंकों में जाकर के हमको लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी पड़ती हैं। ये तो मोटा मोटी एक बदलाव देखने को मिला है, जो आम आदमी का जीवन थोड़ा सुगम हुआ है इन फैसलों से और इन कार्यकलापों से। लेकिन बहुत बड़े बदलाव पहले के 5 साल में जो हुए थे, उनमें मैं मानता हूं कि एक तो विमुद्रीकरण का जो फैसला था, डीमोनेटाइजेशन, और दूसरा जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन इन सारी चीजों पर भी पर्दा डालने की कोशिश की गई। अलग अलग वर्गों में मोदी को, उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई और भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद 2014 के मुकाबले 2019 में ज्यादा मतों से जीतना, ज्यादा सीटों से जीतना, ज्यादा समर्थन से जीतना क्या शो करता है? 2013 की जनवरी से लेकर अप्रैल तक मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे। गुजरात चुनाव मोदी ने जीतने के बाद, वो चुनाव जब हो रहा था तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि गुजरात असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो लड़ रहा है वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लड़ रहा है, ऐसा मैंने लिखा था। और वो उसके रिजल्ट आने के बाद मैंने 27 आर्टिकल लिखे थे कि अगर बीजेपी को सत्ता चाहिए, उनको अगर देश की सत्ता जीतनी है तो उनको मोदी को अपना कैंडिडेट बनाना पड़ेगा। ये मैंने जनवरी से अप्रैल तक लिखा था। फिर जुलाई में जब मोदी जी को भाजपा ने अपना प्राइम मिनिस्टरशिप का कैंडिडेट बनाया, तब एक पब्लिशर थे, वो बोले कि भाई इसका हम किताब बनाएंगे। तो मैंने तो समझो 14-15 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था कि मोदी बीजेपी को सत्ता पर ला सकते। तो उस वक्त जब किताब बनानी थी तो मैंने एक आर्टिकल नया लिखा और कुछ ज्यादा नहीं। अगस्त में मैंने एक आर्टिकल ज्यादा लिखा किताब बनाने के लिए। तो उसमें मैंने लिखा था कि मोदी अकेले बीजेपी को बहुमत दे सकते, मेजोरिटी दे सकते। तो वो तो हो गया। तो फिर 2018 में एक मुंबई में हमारा लेक्चर था, तो उधर एक श्रोता ने मुझे पूछा कि भाई ये गठबंधन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, तो 19 में अभी 10 महीने बचे, क्या होगा? तो मैंने बोला था कि भाई मोदी 300 से ज्यादा सीट लाएंगे। तो हैरान हो गए लोग, मुझे पूछने लगे इतना गठबंधन हो रहा है। तो मैंने बोला कि मेरी 45-48 साल की पत्रकारिता में मैंने कोई भी गठबंधन सक्सेसफुल होते नहीं देखा है। और दूसरी बात, अगर होता है तो भी चलता नहीं है। और तीसरी बात, अगर ये गठबंधन होता है तो मोदी 350 से ज्यादा बीजेपी के लिए सीट ला सकते। तो वो पब्लिशर भी वहां थे, वो बोले भाऊ इस पर भी किताब लिखो। तो पुन्हा मोदी का, भाई मोदी अगेन, ऐसा किताब मैंने लिखा था और 300 से प्लस हो गया। अब देखिए, उसके बाद मुंबई का एक बड़ा अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, उसके एडिटोरियल के सामने मुझे बुलाया गया कि भैया हमको समझो, आप कैसे, ये कैसा, ये तो आप तो कहां घूमते नहीं है। तो मैंने उनको जो बात बताई थी आपको बता दूं। मैंने समझा कि मैं आपको समझा सकता हूं, लेकिन आप समझे कैसे, ये आपकी दुविधा है, वो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा।
आपके दिमाग पर जो जंग चढ़ी हुई है वो साफ करो, तो मैं क्या बोलता हूं आप समझ पाए। अगर आप अपनी ही बात पकड़ के रखे, अभी देखिए आपने विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन की बात की, बात ऐसी थी कि एक 31 दिसंबर 2016 को वो खत्म होने वाले थे 50 दिन, उसके ठीक दूसरे दिन 1 जनवरी 2017 को कोल्हापुर में मेरा लेक्चर था जी। तो वो जिन्होंने बुलाया मैंने मुझे इनवाइट किया था, वो सब गांधीवादी थे। ये मुझे वहां जाने के बाद पता चला, तो मैंने वो सब मेरे को जिस ढंग से पेश करना था वो ढंग बदल दिया। मैंने बोला कि आप तो सब गांधीवादी हो, मुझे एक बताइए कि 50 दिन से मैं सुन रहा हूं कि लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, अपने ही पैसे निकालने के लिए खड़ा कर दिया, 2-4-15 लोग लाइन में मर गए, ये बातें मैं सुन रहा हूं। तो बोले इसके लिए अगर मोदी ये सबसे बड़ा गुनहगार है, तो महात्मा गांधी उनसे भी बड़ा गुनहगार था। जी। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमारे पैसे है बैंक में, तो हम निकालने के लिए खड़े हो गए। लेकिन गांधी जी ने तो बोला था कि भाई देश को स्वतंत्र करना है, इसके लिए लाठियां खाओ, गोली झेलो, तो लोग झेलते थे। तो जिसमें कुछ मिलने वाला, पर्सनली मिलने वाला नहीं है, उसके लिए भी लाइन में खड़े हो जाओ, मर जाओ, ये बोलने वाला गांधी, यातना क्लेश सहन करो, ये बोलने वाला गांधी, तो इससे बड़ा गुनहगार होगा? लाइन में तो जिंदगी हमारी गई। बिल्कुल। हम दूध की लाइन में खड़े हुए, हम टिकट के लाइन में खड़े हुए, हम राशन के लाइन में। आप तो टेलीफोन तो आम आदमी के पास था कहा? बिल्कुल। हमारी जिंदगी, हम बच्चे थे तो सुबह उठकर दूध की लाइन में खड़े हो जाते थे, दूध कैरोसिन। मिलता नहीं था, राशन मिलता था। आज गेहूं के लिए खड़े हो जाओ, 2 दिन के बाद शक्कर आई उसके लिए खड़े हो जाओ, तीसरे दिन मिट्टी का तेल आता है उसके लिए लाइन में खड़ा हो जाओ, और ये चिल्लाते हैं कि अरे भाई अपने ही पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। तो जिन्होंने वो दुनिया देखी वो इनको पागल मानते थे। अब राहुल गांधी जाकर एक दिन लाइन में खड़े हो गए, तो आसपास के लोग देखने लगे, अरे इसके पहले ये कभी बैंक में आया था, ये आज क्यों लाइन में खड़ा हो गया? तो ये नौटंकी है, आम आदमी को दिखाई देता है, बुद्धिजीवियों को नहीं दिखाई देता। तो ये जो अभी देखिए कि उसमें मोदी ने क्या किया, देश इकट्ठा किया। अगर गांधी नहीं होते, गांधी अगर नहीं होते तो मोदी विमुद्रीकरण नहीं कर सकते थे। गांधी अगर असल में समझ पाए तो मोदी समझ पाए कि जिस देश की जनता ने लाठियां खाई, गोलियां खाई देश के लिए, तो विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन के लिए 50 दिन लोग लाइन में खड़े हो गए। ये भरोसा मोदी को कहां से मिला? वो गांधी से मिला। जो गांधीवादियों का अब तक पता नहीं चला है, वो गांधी मोदी को मालूम है, और गांधीवादी उनको ही पता नहीं। ये कितना मजाक है, हमारे देश का कितना बड़ा मजाक है जो गांधीवादी बोलते। देखिए वो विमुद्रीकरण के बारे में चिल्लाने वाले खुद को गांधीवादी बोलते। ये तो सब कितनी विडंबना हो गई है, कितनी विडंबना हो गई है कि जो खुद को गांधीवादी बोलते हैं उनको पता नहीं कौन है गांधी। और मोदी ठीक गांधी की तरह से, देखिए अभी भी उन्होंने लॉकडाउन लगाने के पहले ट्रायल कैसे लिया उसका जो ट्रायल क्या लिया उन्होंने, 2 दिन पहले जनता कर्फ्यू लगाई। उसमें जो रिस्पांस था उससे उनको पता चला ठीक है भाई, जितनी पुलिस, जितनी आर्मी, जितनी गवर्नमेंट मशीनरी है, उससे भी लॉकडाउन सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि 80-90% लोग इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और ये भी बात नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2013 के उनके इंटरव्यू देखें, ढूंढ कर निकालिए, वो बोले थे किसी भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो योजना है, अब अगर आप उसको योजना को जन आंदोलन बना दे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होती। तो इन्होंने जो आज तक 6 साल में पॉलिसी ली है, वो आप बारीकी से देखें
तो उसको मोदी जी जन आंदोलन बनाना चाहते और बनाते हैं। उससे कितना फर्क पड़ता है, देखिए कितना फर्क पड़ता है। और उसी समय जब विमुद्रीकरण आपने बोला, उसी समय मेरा ख्याल है वेनेजुएला में भी उसके 7 दिन बाद हुआ था, उधर दंगे फसाद हुए थे, पीछे लेना पड़ा था। और छोटा देश है, 8-10 करोड़ का देश है, हमारा 130 करोड़ का देश था, लेकिन दंगे फसाद नहीं हुए, क्योंकि इस देश में गांधी हुआ है। ये देश गांधी ने कुछ संस्कार दिया हुआ है, और गांधी के संस्कार जो है वो जो उस पर चल रहा है उसको नथुराम वाला बोलते हैं। ये तो मजाक बन गया, ये विडंबना है। और भाऊ, इन जो दूसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री, शुरू के ही 100 दिनों में इतने बड़े फैसले राष्ट्रहित के जो कभी नहीं हुआ 70 सालों में, वो उन्होंने कर दिखाया कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव करके। और जो एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था उसको खत्म कर दिया, उसको पूरी तरीके से अंगीकार कर दिया। इन्हीं के प्रधानमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला भी आया जिसका दशकों से भारतीय जनता और हिंदू इंतजार कर रहे थे। राम टेम्पल का निर्माण का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। इसके अलावा वर्षों से जो लोग 3 देशों में धर्म के आधार पर उपेक्षा का दंश झेल रहे थे, उनका उत्पीड़न हो रहा था, उनकी हजारों बेटियों को उठा लिया जाता था, जबरन धर्म परिवर्तन करके उनका निकाह कर दिया जाता था, ऐसे लोगों के लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खोल दिए। बहुत बड़े बदलाव प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल में अब तक कर चुके हैं, जो लोग इनको नकारने की कोशिश करते हैं। और शायद यही सब वजह हैं कि CAA लाया, NRC लाने की तैयारी थी, और एक बड़ा तबका जो चाहे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हो, चाहे वो फिल्म लाइन से हो, चाहे अवार्ड वापसी गैंग हो, इन सब ने मिलकर के कुछ ऐसी व्यू रचना की कि हिंदुस्तान के 50-60 शहरों में इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया जाए, फिर हिंसा कराई जाए, सिविल वार कराई जाए, मोदी को मुसलमान विरोधी घोषित करके पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो दिल्ली दंगों की जांच कर रही है, और जिसने 15,000 पन्नों में रिपोर्ट तैयार की है, उसमें ये बातें दर्ज हैं कि किस तरीके से साजिशें की गई थी। शाहीन बाग में भी, मुजफ्फराबाद में भी, इसमें आपका जाफराबाद में भी, और दूसरी जगहों पर भी, और किन किन पार्टियों के सभासद और पूर्व सभासद गिरफ्तार हुए हैं, ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। अभी उमर खालिद हो चाहे दूसरे लोग हों, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। और रामलीला मैदान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने 14 दिसंबर 2019 को जो उत्तेजक भाषण दिया था, उसने भी आग में घी का काम किया था। तो ये जो मोदी बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं, साहसिक फैसले ले रहे हैं, उससे एक बड़े तबके में बहुत ज्यादा असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। उनको लगता है कि मोदी न केवल दुनिया में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, बल्कि देश का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और देश के भीतर भी वो जो उनके विरोधी हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनका पूरी तरीके से सफाया करते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बेहिचक साहसिक फैसले ले रहे हैं जो भी राष्ट्रहित में है। वो तो करेंगे मोदी, क्योंकि देखिए उन्होंने जनता का मन जीत लिया, और ये जो इनके विरोधी है उनके हाथ से सब निकलता जा रहा है, तो चिल्लाएंगे ना। अब देखिए हमारे जर्नलिज्म में देखिए, कल तक जो खुद को मीडिया बोलते थे, एस्टेब्लिशमेंट बोलते थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले बोलते थे, ये अब अर्नब पर क्यों चिल्ला रहे? अर्नब भी आपका हिस्सा है, आपका हिस्सा है ना, लेकिन वो हिस्सा नहीं मानते, क्योंकि इनकी जो दादागिरी थी उसको ध्वस्त करके अर्नब निकल आया है। उसने अल्टरनेटिव मीडिया बना दिया है। देखिए देश को कोई भी एल्गार, ये शब्द तो इतना मुझे गुस्सा आता है कि किसको एल्गार बोलते। एल्गार जो होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है,
हिलरी क्लिंटन एस्टेब्लिशमेंट थी, वो एल्गार नहीं हो सकती जी। एल्गार था, इसलिए वो जीत गया। राहुल गांधी एल्गार करते हैं, क्या मतलब है मुझे समझ में नहीं आता। वो तो ही इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। वो एस्टेब्लिशमेंट एक अभी जो जो चिल्ला रहे हैं सब, वो एस्टेब्लिश लोग हैं। अब देखिए माइग्रेंट मजदूर का क्या मामला लीजिए, जो घर में आराम से बैठे हैं वो चिल्ला रहे थे, और जो 1200 किलोमीटर, एक बच्ची थी हरियाणा से लेकर बिहार तक 1200 किलोमीटर अपने जख्मी बाप को बाइसिकल पर लेके आई, वो तो चिल्ला नहीं रही थी। चिल्ला रहे थे कौन? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कौन चिल्ला रहे थे? तो लोगों को नाक से दिखता है, इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों चिल्ला रहा है? मुझे तकलीफ है, मैं उस पे से रास्ता निकाल रहा हूं, ये क्यों मेरी तरफ? तो ये एक बात होती है, मुंबई में आप आए हो, बोला हो आपने मुझे, तो मुंबई में जो भीड़ की जगह है, आप कभी गए होगे तो आपको ये हाथ में बिल्कुल छोटा 3 4 6 महीने का बच्चा लेकर भीख मांगने वाली औरत दिखाई देगी कहीं ना कहीं, ऐसी बहुत सारी है। तो ये बच्चा भी उनका नहीं होता, ये बच्चा भी भाड़े पर मिलता है, इसको अफीम खिलाया जाता है और वो सोता पड़ता रहता है, लेकिन वो आपके सामने वो बच्चा लेकर रोती है तो आपको बुरा लगता है, सहानुभूति हो जाती है, और आप 2 5 रुपए उसको डाल देते हैं बच्चे को दूध दे। तो बच्चे के दूध के लिए होता नहीं है, ये तो धंधा है। बहुत सारी औरतें मुंबई में ये करती है, जहां भीड़ होगी वहां वो खड़ी होगी। तो ये जो एनजीओ आप जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, चिल्ला रहे रो रहे, वो वैसे ही है, दूसरों का बच्चा लेके, दूसरों का दुख लेके ये भीख मांगते हैं। ये दुनिया के प्लेटफॉर्म पर खड़े होके बोलते, रॉकफेलर सेठ हमको भीख डालो, फोर्ड फाउंडेशन सेठ हमको भीख डालो, ये जो लॉयर्स कंबाइन जो जो सब एनजीओ बने हैं, प्रशांत भूषण हो, इंदिरा सिंह हो, जो कुछ है, ये क्या है? तीस्ता सेटलवाड़। अब मोदी ने इनके 12,000 करोड़ डॉलर हर साल का आने वाला पैसा था, वो रोक दिया है, इसलिए चिल्ला रहे। इनको एनआरसी से कुछ ही मतलब नहीं है। तो बात यह है कि मोदी क्या बदल रहे, कि ये ढांचा बदल रहे, और इससे इनको तकलीफ हो रही है। अब आपको एक हमारे जिंदगी की बात बोलता हूं, आपके जिंदगी की, आपको कहीं जख्म हो जाता है, उसमें कुछ खराब हो जाता है, तो उस पर मलहम ये लगे, तो मलहम लगाने से, दवाई लगाने से हम ही लोग चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? कि वो जो जीव जंतु है उसमें कुछ विषाणु है, वो तो मरने वाले हैं, लेकिन उससे हमको भी यातनाएं, वेदनाएं होती है। तो समाज को कुछ वेदनाएं होगी इनसे, इनको अगर हटाना है ये बड़ा ऑपरेशन है। लेकिन जनता, आम जनता क्यों नहीं तकरार करती? क्योंकि जनता को बिल्कुल पता होता है कि क्या अच्छे, कोई पिस्टल लेके मेरे सामने खड़ा हो जाए, चक्कू लेके, छुरी लेके खड़ा हो जाए, तो मैं उसका प्रतिकार करता हूं मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन एक डॉक्टर मेरे सामने खड़ा होता है, वो मुझे मालूम है वो सुई लगाएगा तो दुखने वाला है, फिर भी मैं उसके साथ कोऑपरेट करता हूं। मैं ऑपरेशन के लिए जाता हूं, वो मुझे काटता है कहीं डॉक्टर, फिर भी मैं कोऑपरेट करता हूं। क्यों करता हूं? कि मुझे मालूम है ये डॉक्टर मेरे भले के लिए कर रहा है। तो मोदी के व्यवहार से, काम से, या कुछ नीति से लोगों को तकलीफ हो रही है, तो आम इंसान समझता है कि भैया ये मेरे भले के लिए डॉक्टर जैसा काम कर रहा है, ये हत्यारा नहीं है। लेकिन उससे जिनका नुकसान होने वाला है वो तो चिल्लाएंगे, जैसे वो जीवाणु विषाणु फड़फड़ाते हैं वैसे ही ये तो रोएंगे, क्योंकि ये वल्चर्स है, गीदड़ है, कि दूसरों के दुखों पर जीते। एक कोई फोटो मैंने देखा था अफ्रीका में, ये बच्चा था, कुपोषण से मरने वाला था, और उसके पीछे एक गीदड़ बैठा था, तो वो फोटो को बड़ा इनाम मिला था। तो उसके बाद वो जो फोटोग्राफर था
उसको कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भैया उसमें एक ही गिदड़ था, तुमने फोटो निकाला तो वहां कितने गिदड़ थे? तो बोला फोटो में तो एक दिखाई दे रहा है, और कितने होने चाहिए? वो जो सवाल पूछने वाला पत्रकार था, उन्होंने बोला नहीं, वहां दो गिदड़ थे, एक तो गिदड़ फोटो में दिखाई दे रहा है, दूसरा जो था वो कैमरे के पीछे था, फोटो ले रहा था। बिल्कुल। कि बच्चे को बचाने की बजाय उस पर जो धंधा कर रहा है वो भी गिदड़ ही होता है। तो ये सब है, प्रशांत भूषण या जो कोई है, ये जो हमेशा गरीबों के न्याय की बात करते हैं ना, वो गीदड़ है। क्योंकि वो, और प्रदीप सरदेसाई तो एक इंटरव्यू में बोला, वी आर वल्चर्स, हम मरने वालों के मांस और खून पर जिंदा रहते हैं। ये राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू में बोला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चिल्लाएंगे ना, इनको समझ में आ रहा है कि मोदी हमको कुपोषण में डाल रहा है, हमको ही मार रहा है। अगर दुनिया में दुख नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो दूसरों के दुखों पर जो पल रहे थे आज तक, वो दुख से अगर समाज मुक्त हो जाएगा तो अपने आप में वो कांग्रेस मुक्त या ये गिदड़ों से मुक्त हो जाएगा। और इसलिए ये जोरों जोरों से मोदी के खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम उनको दुख से मुक्त क्यों कर रहे हो? बात करो, लेकिन मुक्त मत करो। इनका गुस्सा जो है, तकलीफ जो है, वो आप समझ लो। ये बोलते हैं, आप बोलते हैं ना हिंदी में, घोड़ा चारे से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जी। तो ये दूसरों के दुख पर पलते हैं। अगर मोदी जनता को दुख से मुक्त करेगा तो इनके पास कोई बिजनेस रहेगा नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे इनका बिजनेस है। भाऊ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है, और हमने उनके बतौर प्रधानमंत्री जो काम काज रहे हैं, उनका व्यक्तित्व भी, और राष्ट्र हित में उन्होंने जो बड़े फैसले लिए हैं, जो विदेश नीति रही है, जो हमारी अर्थ नीति रही है, उस पर विस्तार से चर्चा की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।